नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सीरिया में हाल ही में हुए एक हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और नागरिक के मारे जाने पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस दौरान ही जवाबी हमले की कसम भी खाई है और ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। दरअसल आपको बता दें कि यूएस ने ही इस हमले को लेकर इस्लामिक स्टेट समूह को ही जिम्मेदार ठहराया है और इसके साथ ही बाल्टीमोर में ही सेना और नौसेना फुटबॉल मैच के लिए रवाना होने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आईएसआईएस का हमला है और ट्रंप ने ये भी जानकारी दी कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा भी इस हमले से काफी परेशान हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति उनके विचारों, दृष्टिकोणों और आशाओं और सपनों को ही प्रकट करती है। ऐसे ही प्रभावशाली बच्चे भविष्य में ही गहन और सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रस्तुत करते हैं और इसके साथ ही देश के बच्चे और युवा ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझे और इसके लिए ही प्रयास करें तो इस क्षेत्र में लक्ष्यों के प्राप्ति और देश के सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। योगदान दिया है और नवीन टेक्निकों के माध्यम से प्रभावी प्रयास किए हैं। आज पुरस्कृत बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के विषय पर अपनी कल्पना और संवेदनशीलता को सुंदर चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बच्चों के लिए तो थोड़ा ताली हो जाए। बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति से उनकी सोच और दृष्टिकोण के साथ साथ उनकी आशाओं और सपनों का भी पता चलता है। ऐसे प्रभावशाली बच्चे भविष्य में गहन एवं सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। अगर देश के बच्चे और युवा ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक हो जाए और इसके लिए प्रयत्न करें तो इस क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति तथा देश का स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर 15 दिसंबर से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी और जॉर्डन, इथियोपिया और इसके साथ ही ओमान यात्रा तय करेंगे और पीएम मोदी पहली बार ही इथियोपिया जाएंगे और 15 से 18 दिसंबर तक रहेगा विदेश दौरा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर जॉर्डन दौरे पर किंग अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे और 3 देशों के साथ संबंध मजबूत करेंगे पीएम मोदी। तो 15 से 18 दिसंबर तक रहेगा विदेश दौरा पीएम मोदी का। जॉर्डन दौरे पर भी रहेंगे। आपको बताते चले कि 15 से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी पहली बार ही इथियोपिया जाएंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 15 से 18 दिसंबर तक ये यात्रा रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ही नागपुर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वंदे मातरम गार्डन के ही उद्घाटन समारोह पर भाषण दिया है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। वंदे भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सम्माननीय नीतेश राणे जी, हमारे जनप्रिय विधायक प्रवीण दटके जी, कृष्णा खोपड़े जी, जिनकी संकल्पना से ये बहुत ही सुंदर वंदे मातरम उद्यान तैयार हुआ और उसका लोकार्पण हुआ, ऐसे नागपुर शहर के पूर्व महापौर श्री दयाशंकर तिवारी जी,
अनिल सोले जी, गिरीश व्यास जी, पूर्व विधायक विकास कुंभारे जी, अर्चना डेहनकर, राजेश बागड़ी जी, डॉक्टर रामस्वामी, अभिजीत चौधरी, किशोर तावड़े, वसुमना पंत, श्रीमती वैष्णवी बी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सभी के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि वंदे मातरम जो भारत की आजादी का प्रेरणा गीत रहा, भारत की क्रांति का मंत्र रहा, ऐसे वंदे मातरम को जब 150 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे समय हमारे नागपुर शहर में एक बहुत ही सुंदर वंदे मातरम उद्यान का लोकार्पण हो रहा है। मैं भाई दयाशंकर तिवारी जी को और हमारी महानगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता और इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि कल यानी कि 15 दिसंबर है और कल ही के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और आज हमारे कार्यकाल को 2 साल पूर्ण हुए हैं और इन 2 सालों में ही हमारी सरकार ने लगातार हर क्षेत्र में काम किए हैं और आज हम स्वच्छता के अपने उस महान संकल्प को और मजबूत कर रहे हैं। आज का ये अवसर उपलब्धियों का उत्सव मनाने का भी है और अपने संकल्पों को और मजबूत करने का भी है। उत्सव इसलिए क्योंकि आप सब प्रदेशवासियों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था और आज हम कह सकते हैं कि उसके सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आपको पता है कल 15 दिसंबर है। कल हमारी सरकार ने 15 दिसंबर के दिन शपथ ली थी और आज 2 साल पूर्ण हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं और संकल्प का दिन इसलिए क्योंकि आज हम स्वच्छता के अपने उस महान संकल्प को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे ये स्वच्छता का ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य और सम्मान और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय भी है। आज जल महल जैसे हमारे गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत स्थल से स्वच्छता जागरूकता का ये श्रमदान कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी संवाद करते हुए मुझे निश्चित रूप से अत्यंत गौरव हो रहा है कि हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है, ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर का ध्यान रखना भी हम सभी का काम है। जल महल एक प्रकृति, विरासत और स्वच्छता के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की बिसात बीत चुकी है और इस बार ही मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, सामाजिक समीकरणों का है। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर पंकज चौधरी क्यों बने बीजेपी की पहली पसंद और कुर्मी समाज पर दांव का राजनीतिक गणित, पीडीए के सामने बीजेपी की नई सोशल इंजीनियरिंग और इसके साथ ही 45 साल के संगठनात्मक इतिहास का ये अहम फैसला। 27 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई आज से शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष है जो पीडीए फॉर्मूले को 2027 का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने विपक्ष की इस रणनीति की पहले ही काट तैयार कर ली है। बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग हमारी राजनीति का केंद्र रहेगा और इसी संदेश के साथ पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पंकज चौधरी नाम नया नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी बेहद खास है। 7 बार लोकसभा सांसद
मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, संगठन और सरकार दोनों में संतुलन और सबसे अहम कुर्मी समाज से ताल्लुक। बीजेपी जानती है कि यादव के बाद सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग कुर्मी समाज का है। 2027 की तैयारी में बीजेपी ने सीधे इस वर्ग को साधने का फैसला किया है। संगठन पर्व में पंकज चौधरी का अकेला नामांकन और किसी अन्य प्रत्याशी का सामने न आना ये सिर्फ संयोग नहीं, ये था संगठन का स्पष्ट संकेत। ठाकुर, ब्राह्मण, पारसी, भूमिहार, दलित, ओबीसी हर वर्ग के नेताओं को प्रस्तावक बनाकर बीजेपी ने एक संदेश दिया, सामाजिक समरसता हमारी ताकत है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के चौथे कुर्मी समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे पहले स्वतंत्र देव सिंह, विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह। ये दिखाता है कि बीजेपी ने सीधे 10 वर्षों में ओबीसी नेतृत्व को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया है। जहां 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहा, वहीं अब समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी की स्थापना 1980 से अब तक यूपी में 15 चेहरे प्रदेश अध्यक्ष बने। सिर्फ कलराज मिश्र को 2 बार मौका मिला। कुल मिलाकर 17 अध्यक्ष, इनमें से सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण अध्यक्ष। लेकिन अब ओबीसी राजनीति ने लंबी छलांग लगाई है। 2027 को देखते हुए एक बार फिर ओबीसी चेहरे को ही कमान सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद के 85 सदस्यों के लिए भी नामांकन हुआ। हर लोकसभा सीट से 1 सदस्य और 5 अतिरिक्त नाम इनमें शामिल रहे, जैसे स्मृति ईरानी, दारा सिंह चौहान, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय मिश्रा टैनी। पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो पंकज चौधरी का संगठन में कभी विरोध नहीं हुआ। जिम्मेदारियों का निर्वहन बेदाग रहा। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और विरोधी भी करते हैं। व्यक्तित्व की सराहना। 7 बार सांसद होने के बावजूद जनता से दूरी नहीं बनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सत्ता की लड़ाई कभी सिर्फ चेहरों से नहीं लड़ी गई। ये लड़ाई हमेशा समीकरणों, सामाजिक संरचनाओं और वोट बैंक की गणितीय समझ तक टिकी रही। वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि ये साबित करने का भी अवसर है कि पार्टी की सामाजिक इंजीनियरिंग अब भी कारगर है। विपक्ष ने इस बार मैदान में उतारा है पीडीएफ फॉर्मूला, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का साझा मंच। लेकिन बीजेपी ने इस फॉर्मूले को केवल बयानबाजी नहीं माना, बल्कि इसे जमीनी चुनौती के तौर पर भी लिया। और इसी सोच के साथ बीजेपी ने प्रदेश संगठन की सबसे अहम कुर्सी, प्रदेश अध्यक्ष पद, एक ऐसे चेहरे को सौंपा जो न सिर्फ संगठन में स्वीकार्य है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी एक बड़ा संकेत देता है। 2027 की लड़ाई पोस्टरों से नहीं जीती जाएगी। ये लड़ाई जीती जाएगी संगठन से, जातीय संतुलन से और भरोसेमंद नेतृत्व से। पंकज चौधरी बीजेपी की उसी रणनीति का चेहरा है। अब सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ने ओबीसी कार्ड क्यों खेला, सवाल ये है कि क्या ये कार्ड विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले को ध्वस्त कर पाएगा। इसका जवाब 2027 की मतपेटियां आराम से दे देंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक शतरंज की चालें अभी से चली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये संकेत दे दिया है कि वो चुनाव को किसी तरह मुद्दे या चेहरे तक सीमित नहीं रखने वाली, बल्कि संगठन, समाज और संतुलन तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने की तैयारी में है। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है। ओबीसी समाज को, पार्टी कार्यकर्ताओं को और सबसे बढ़कर विपक्ष को बीजेपी साफ कर चुकी है कि पीडीएफ फॉर्मूले की काट वो सिर्फ भाषणों से नहीं, नेतृत्व देकर करेगी। कुर्मी समाज पर दाव, निर्विरोध चयन, सामाजिक संतुलन का प्रदर्शन और एक अनुभवी विवाद रहित चेहरे को आगे बढ़ना, ये सब मिलकर बताते हैं कि बीजेपी 2027 को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। लेकिन राजनीतिक में हर दाव की अपनी परीक्षा होती है। सवाल अब यही है, क्या ये ओबीसी कार्ड वोट में बदलेगा? क्या संगठन की ये मजबूती मैदान में भी वैसे ही दिखेगी? और क्या विपक्ष का पीडीएफ फॉर्मूला इस रणनीति के सामने टिक पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, सामाजिक नेतृत्व का है। और 2027 की इस लड़ाई में हर फैसला, हर चेहरा और हर समीकरण इतिहास रचने की दिशा में एक कदम है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है और 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को रविवार को ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नाम घोषित, पंकज चौधरी के नाम का ऐलान हो गया। अगर देखें तो इसके बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 26 साल के उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराजगंज से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश दिया और महाराजगंज का लोकसभा प्रत्याशी बना। और 1991 से लेके आज चुनाव 1991 और 2024 तक 2024 का चुनाव मैंने महाराजगंज को कभी नहीं छोड़ा और न भारतीय जनता पार्टी को कभी छोड़ा। और एक ही पार्टी, एक ही संसदीय क्षेत्र में 7 बार सांसद बनने का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये सब संभव हुआ है तो भाजपा के अथिक परिश्रम से, महाराजगंज की जनता की वजह से, अटूट प्रेम एवं भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी और इसे मैं निष्ठा एवं कुशलता पूर्वक निभा रहा हूं। लेकिन मेरी ये नई जिम्मेदारी मेरी अब तक की सभी जिम्मेदारियों से अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के गौरवशाली कार्यकर्ताओं का स्नेह एवं समर्पण इस महान दायित्व के निर्वहन में मेरी मदद करेगी। मुझसे पहले 1980 से अब तक 15 प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश भाजपा को सींचा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कॉन्फ्रेंस के जरिए ही आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मुद्दे को प्रदर्शन कर रही है और इस दौरान ही कर्नाटक कांग्रेस के सभी विधायक और इसके साथ ही 1000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और वहीं इस रैली को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ रैली कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में एक वोट चोरी के ऊपर रैली कर रही है। ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी राज्यों से भी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है। सदन और पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में चर्चा होने के पश्चात, सघन चर्चा होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी अब रैली कर रही है वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार इसी कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के ऊपर चर्चा करने के लिए आवेदन दिया था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर, जिसमें एसआईआर के विषय में सभी कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने, सभी विपक्ष के वक्ताओं ने अपने मन की बात रखी, अपने विषय को रखा, वो हमने सुना है और उसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने भी दिया। राहुल गांधी जी ने जब इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में अपने विषय को रखा तो उनके सतही राजनीति, द superfluous attitude of Rahul Gandhi's politics was quite evident that day. जो व्यक्ति हर दिन टी शर्ट पहनते थे, वह व्यक्ति उस दिन कुर्ता पजामा पहन के आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेक्चर खादी के ऊपर दिया कि खादी जो है वो देश की आत्मा होती है। कांजीवरम साड़ी से लेकर बाकी सभी साड़ियों के विषय में और किस प्रकार फैब्रिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फैब्रिक के ऊपर हमें लेक्चर सुनने को मिला। अब देखिए, एक व्यक्ति जो कभी खादी नहीं पहनता, एक व्यक्ति जो टी शर्ट पहनता है, वो केवल एक भाषण देने के लिए खादी पहन के आता है। उसी से ही राजनीति के असली रूप, असली रंग ढंग राहुल गांधी जी का ये मालूम पड़ता है। एंड ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी ऑफ SIR. He fabricated a story which was completely false about
about elections in India, fabrication of how EVMs were tampered with, ये सारा फैब्रिकेशन उन्होंने किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे हिंदुस्तान और हिंदू धर्म और दुनिया के हर धर्म की विचारधारा ये कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है, लेकिन मोहन भागवत कहते हैं कि सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम सत्य को लेकर सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है, चलता है, उसका रोल अदा करता उसे माना जाता है। है। भाजपा ये मोहन भागवत की सोच है, लेकर के चलना है। ये विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, कोई हिंदू बात धर्म नहीं। की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। कल से राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ही जहां पर घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट। ठंड से लोगों का बुरा हाल हो गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों के 16 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ हवा की गुणवत्ता भी लगातार खराब होती जा रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज, कहां पड़ेगी भारी ठंड और कहां होगी बारिश, इस सब की जानकारी हम आपको दिए चलते हैं। दरअसल इन सभी सवालों का जवाब हम आपको अब देने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और एक साथ ही शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच ही मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों के 16 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दे दी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के मनाली, शिमला, समदो, ताबो और कुकू मसेरी में भारी बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी और चमोली में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ही आपको बता दें कि कुछ दिन लेह सहित ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 14 दिसंबर को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और हवाओं की रफ्तार भी तेजी से बनी रहेगी। दिन में ही विजिबिलिटी एकदम से क्लियर नहीं रही और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। दिन में ठंड महसूस हुई और रात में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि कम ठंड महसूस हुई। अगले 7 दिनों तक तापमान अधिकतम 23-26 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान जो रहेगा वो 7-11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि सुबह के समय सड़कों पर कुछ ही मीटर आगे तक का दिखाई नहीं दे रहा, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और सड़क दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों के अलग अलग शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार के पटना, पूर्णिया, अररिया, बक्सर, भोजपुर और सारण और उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी में घना कोहरा छाया दिखाई दिया। वहीं राजस्थान के जयपुर, कोटा और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर में भी घने कोहरे की चेतावनी अब जारी कर दी गई है। हरियाणा, पंजाब में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे कि लोगों को कड़ाके की सर्दी का अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि पहाड़ों पर बदलते मौसम का असर इन दोनों राज्यों में भी दिखाई देगा। अगले 2 दिन पंजाब के चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.6, लुधियाना में 6.2, पटियाला में 6.5 डिग्री सेल्सियस तो वहीं
वहीं हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और नारनौल में ही 6.4, रोहतक में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के मनाली, शिमला, समदो, ताबो और कुकू मसेरी में भारी बर्फबारी अब चेतावनी दी जा रही है और उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी और चमोली में ही तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। दिल्ली बीते 2 दिनों तापमान में गिरावट यहां पर दर्ज की गई। सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली वालों के लिए तो प्रदूषण और ठंड दोनों मुसीबत बने हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार है। वहीं हल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना जो है वो भी जताई जा रही है। तो ये था देश भर के मौसम का हाल और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पूर्वी भारत में घने कोहरे और शीतलहर से फिलहाल जो राहत की उम्मीद है वो कम ही नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ठंड को और ज्यादा बढ़ा सकती है, जबकि दक्षिण और भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग ने लोगों से सुबह और रात के समय फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।